हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 12th का शॉर्ट नोट्स का वीडियो नंबर 8। तो बेटे ये क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स का 8वां वीडियो है, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत तेज़ी से रिवीजन कर सकें। और इससे पहले 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। जो शॉर्ट नोट्स की प्लेलिस्ट है उसमें आपको सभी शॉर्ट नोट्स के वीडियो मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप क्लास 12th के हर एक यूनिट के शॉर्ट नोट्स के वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है रासायनिक बलगतिकी का भाग 1। तो जो रासायनिक बलगतिकी, जिसे आप कहते हो केमिकल काइनेटिक्स, तो रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स का ये शॉर्ट नोट्स का पहला वीडियो है और ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो रासायनिक बलगतिकी में सबसे पहले हमें समझना है अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, या आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की दर या वेग का मतलब पता क्या होता है? आपको पता है कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, यानी रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उसके दौरान क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उनकी सांद्रता लगातार घटती रहती है, यानी उनका कंसंट्रेशन रेगुलरली डिक्रीज होता रहता है। और जो प्रोडक्ट्स हैं यानी उत्पाद हैं, उनकी सांद्रता लगातार बढ़ती रहती है। और अभिकारकों की सांद्रता लगातार घटते रहने से और उत्पादों की सांद्रता लगातार बढ़ते रहने से ही तो हमें पता चलता है कि हाँ, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग का क्या मतलब है, तो आपको सीधा साधा आंसर देना चाहिए कि इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता जितनी घट जाती है। मान लो आप इकाई समय का मतलब पता क्या होता है? इकाई समय कह दो या एकांक समय कह दो, एक ही बात है। जैसे 1 सेकंड, जैसे 1 मिनट, जैसे 1 घंटा। तो समय का कोई भी मात्रक आप लो, पर वो एक इकाई होना चाहिए। तो इकाई समय में, जैसे मैं कहूँ 1 सेकंड में, 1 सेकंड में किसी अभिकारक की सांद्रता जितनी घट जाती है, वो अभिक्रिया का वेग है। किसी भी अभिकारक की सांद्रता जितनी घट जाती है। और जब अभिकारकों की सांद्रता घटती है, तो आपको पता है उत्पादों की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। तो इकाई समय में उत्पादों की सांद्रता जितनी बढ़ जाती है, उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो आप इस बात को, दोनों बातों को मिलाकर कह सकते हो, भाई अभिकारकों की सांद्रता तो घटती है और उत्पादों की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं, देखो क्या लिखा है, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब घटना भी हो गया है और बढ़ना भी हो गया है। तो अभिकारकों की सांद्रता घटती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। तो हमने एक कॉमन शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, परिवर्तन। तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, इसे कहते हैं अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, AA + BB = CC + DD। इस अभिक्रिया के लिए यदि आप अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर निकालना चाहते हैं, तो आप फार्मूला यूज करोगे -1/A dA/dt। ए को हमने बड़े ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए की सांद्रता, और डी माने परिवर्तन। ए की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन कितने समय में? dt समय में। तो dt समय में ए की सांद्रता में परिवर्तन dA हुआ है और यहाँ लिखा है 1/A। अब क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये माइनस का निशान क्यों लगाया है? यहाँ माइनस का निशान इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो A है, ये A क्या है? अभिकारक है।
रिएक्टेंट है और अभिकारक की सांद्रता रिएक्शन के दौरान हमेशा घटती है, तो इसकी सांद्रता घटती है या इसकी सांद्रता घटेगी, इसलिए घटने के कारण ही यहाँ माइनस का निशान लगाया है। देखो यहाँ B के साथ भी तो हमने माइनस का ही निशान लगाया क्योंकि B भी क्या है, एक अभिकारक है, ठीक है। और ये A कितने थे, कैपिटल A के स्मॉल a मोल थे, इसलिए हमने अपॉन में स्मॉल a लिखा है। जो अपॉन में हम लिखते हैं वो लिखते हैं कि उस पदार्थ के कितने मोल प्रयोग हो रहे हैं या कितने मोल बन रहे हैं, ठीक है, तो उसे अपॉन में लिखते हैं। तो अभिक्रिया की दर या वेग यदि आपको निकालना हो इस समीकरण के लिए या इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए, तो आप निकाल लोगे -1/a डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। अब यदि हमने A के रेस्पेक्ट में निकाल लिया है अभिक्रिया का वेग, तो हम B के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक अभिकारक है तो माइनस का निशान लगेगा। इसके कितने मोल हैं B, तो 1/b लिख देंगे। B का कंसंट्रेशन कितना घटा है तो हम लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। अब C के रेस्पेक्ट में भी हम अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। C के रेस्पेक्ट में कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखो माइनस का निशान हमने नहीं लगाया है क्योंकि इसकी सांद्रता लगातार बढ़ेगी। तो 1/c इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt। इसी तरीके से D के रेस्पेक्ट में भी आप अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हो, 1/d इंटू डी कंसंट्रेशन D अपॉन dt, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यदि कोई केमिकल रिएक्शन दी जाती है, उस रिएक्शन में कुछ अभिकारक हैं और कुछ उत्पाद हैं, तो दोनों के रेस्पेक्ट में आपको अभिक्रिया का वेग निकालना आना चाहिए। और ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये जो मोल दिए होते हैं किस तरीके से प्रयोग होते हैं, मोलों की संख्या को कहाँ प्रयोग करते हैं, और माइनस का निशान कहाँ लगाते हैं और प्लस का निशान कब लगाते हैं, ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अभिक्रिया की दर या वेग का मात्रक भी आपको पता होना चाहिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर आप मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स भी कह सकते हो। भाई यहाँ समय का मात्रक सेकेंड है, यहाँ मिनट है। या फिर आप यदि आपका रिएक्शन ऐसा है कि उसमें अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में है, यानी गैसीय अभिक्रिया है, तो गैसीय अभिक्रिया में आप मोल प्रति लीटर की जगह या मोल लीटर इनवर्स की जगह ATM का यूज़ करोगे, तो ATM सेकेंड इनवर्स। यदि गैसीय अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर का मात्रक या इकाई क्या होती है, ATM सेकेंड इनवर्स या ATM मिनट इनवर्स। क्लियर? चलो अगली बात करते हैं। तो ये तो हुआ अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग में हमने पढ़ा है, वेग कह दो या दर कह दो या स्पीड कह दो, एक ही बात है। हमने पढ़ा है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो होता है औसत दर या औसत वेग, ठीक है। औसत दर या औसत वेग किसे कहते हैं, देखो औसत दर या औसत वेग नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा C। डेल्टा माने परिवर्तन, C माने कंसंट्रेशन में, सांद्रता में। तो यदि R एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। यदि आपको R एवरेज निकालना है तो प्लस माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T कह सकते हो आप। यहाँ R का मतलब पता क्या होता है, R का मतलब होता है रिएक्टेंट। R का मतलब रिएक्टेंट, जिसे हम कहते हैं अभिकारक। और जहाँ भी कहीं P लिखा होगा तो P का मतलब होता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ध्यान रखना इस चीज़ को, R का मतलब रिएक्टेंट और P का मतलब प्रोडक्ट। तो आप डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T से निकाल सकते हो R एवरेज। R का मतलब रेट, रेट का मतलब अभिक्रिया की दर, और एवरेज माने औसत। औसत दर कह दो या औसत वेग कह दो। तो प्लस माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T। अब देखो R की सांद्रता में परिवर्तन आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, R रिएक्टेंट है। यदि रिएक्टेंट है तो हमें पक्का पता है कि रिएक्टेंट माने अभिकारक या क्रियाकारक भी कहते हैं कुछ बच्चे इसे। तो इसका मतलब इसकी सांद्रता क्या होती है, घटती है। घटती है इसलिए पहले ही माइनस का निशान लगा दिया हमने, और ये लिखा कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 अपॉन T2 माइनस T1। अब ये R2 और R1 क्या है, R2 और R1 पता क्या है, T1 समय पर जो हमारा रिएक्टेंट था उसका कंसंट्रेशन R1 था, और T2 समय पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया है R2, ठीक है। तो माइनस का निशान इसलिए लगाया क्योंकि घटेगा,
R2 का मतलब अंतिम सांद्रता कह सकते हो आप इसे, और R1 को कह सकते हो प्रारंभिक सांद्रता, और T2 को कह सकते हो अंतिम समय की कहाँ तक हमने समय लिया है, और T1 को कह सकते हो आप प्रारंभिक समय। तो इस तरीके से आपको R एवरेज मिल जाता है। पर यदि आप R एवरेज यानी औसत दर या औसत वेग यदि प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकालते हो तो यहाँ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T से आप निकाल लोगे, ठीक है। और डेल्टा P का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकाल लेंगे, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। देखो P2 क्या है, P2 का मतलब उत्पाद की अंतिम सांद्रता, और P1 क्या है, उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता। आपने कब से कब तक निकालना है औसत वेग, कितने समय से कितने समय तक, यानी कितने टाइम डिफरेंस का आपको औसत वेग निकालना है। ये P1 तो है जब समय प्रारंभ हुआ यानी प्रारंभिक सांद्रता है प्रोडक्ट की यानी उत्पाद की, और P2 क्या है, अंतिम सांद्रता है प्रोडक्ट की। तो अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता ही घटानी चाहिए, चाहे हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो चाहे हम रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, ठीक है। अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 को आप डेल्टा T भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से औसत दर या औसत वेग का मतलब किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। उसके बाद आता है तात्क्षणिक वेग, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान रख लेना। तात्क्षणिक या इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस। वास्तविकता पता क्या होती है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना आप। वास्तविकता ये होती है कि जो तात्क्षणिक वेग होता है ना, वही अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है। जो एक्चुअल स्पीड ऑफ रिएक्शन है या एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है या एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होता है, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम एक्चुअल स्पीड मान सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं बताऊंगा आपको, पहले इसकी परिभाषा देखो क्या है। तात्क्षणिक वेग की, किसी निश्चित क्षण पर, क्षण का मतलब मोमेंट, समय, एक पर्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, इसे कहते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक का मतलब क्षण, एक निश्चित क्षण पर, एक निश्चित मोमेंट पर जो रिएक्शन में जो आपका या तो रिएक्टेंट है या तो प्रोडक्ट है उसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं तात्क्षणिक वेग। अब यहाँ नीचे नोट में मैंने इस बात को लिख दिया है कि तात्क्षणिक वेग ही अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्यों, मतलब ऐसा क्यों है, आप तात्क्षणिक वेग को ही वास्तविक वेग क्यों मानते हो। ऐसा इसलिए मानते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको, एक प्रैक्टिकल दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक घटना के बारे में बात करते हैं। चलो मान लो आपके पास स्कूटर या मोटरसाइकिल है, स्कूटर या मोटरसाइकिल में आपका स्पीडोमीटर लगा हुआ है ना, स्पीडोमीटर जिससे आप स्पीड चेक करते हो कि कितने वेग से हम चला रहे हैं, फिलहाल कितने गति से हम चला रहे हैं, हमारी गति या वेग कितनी है, चाल कितना है हमारा। तो स्पीडोमीटर से आपको स्पीड जो पता चलती है वो उस क्षण की पता चलती है जिस क्षण आप अपनी निगाह उस स्पीडोमीटर पर डालते हो। मान लो आपका स्कूल आपके घर से मान लो 100 किलोमीटर है ऐसा मान लो, ठीक है, आपके घर से आपका स्कूल 100 किलोमीटर है ऐसा मान लो आप, ठीक है, या फिर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, और आपने उस 100 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय किया है, ठीक है, ऐसा हम मान रहे हैं, करने की कोशिश मत करना कभी ऐसा, कभी आप 100 की स्पीड पे चलाओ। तो यदि आप 100 किलोमीटर दूरी को 1 घंटे में तय कर रहे हो तो आप क्या हर समय 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर सुई को रखे थे। जो आपका स्पीडोमीटर था क्या उसकी सुई हर समय 100 पर थी? नहीं, 100 पर नहीं थी। जब आपका स्कूटर या मोटरसाइकिल जो भी कुछ है या कार जो भी कुछ है जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हो, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, उस 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में आपको 1 घंटा लगा है। तो वो 1 घंटा यदि आप 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगाते हो तो आप अपना औसत वेग ही तो कहोगे कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 100 किलोमीटर की दूरी मैंने 1 घंटे में तय कर ली है। पर क्या वास्तविकता में आपकी जो स्पीड थी स्पीडोमीटर में वो हमेशा 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी? क्या वो सुई 100 से ही स्टार्ट हुई और 100 पे ही रही हमेशा?
नहीं, वो सुई जो है 0 से स्टार्ट हुई थी और वो 150-200 तक भी गई होगी, पक्की बात है। तो यदि आप वास्तविक वेग देखना चाहते हो तो वास्तविक वेग तो उस क्षण पता चलता है जिस क्षण आप अपनी निगाह आपके व्हीकल के स्पीडोमीटर पर डालते हो। उस समय पता चलता है कि आपकी स्पीड कितनी है, वो एक्चुअल स्पीड है। तो किसी भी क्षण पर, किसी भी मोमेंट पर आपकी जो स्पीड होगी वही आपकी एक्चुअल स्पीड होगी। यदि आप यूं कहो कि यार 100 किलोमीटर की दूरी मैंने 1 घंटे में तय कर ली, इसका मतलब मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, तो आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार अपनी बता रहे हो वो आप औसत रफ्तार बता रहे हो, औसत वेग बता रहे हो, औसत चाल बता रहे हो आप। एक्चुअल तो वो थी कि यदि आप बताओ कि यार मैं 160 की स्पीड पे भी सुई गई थी, मेरे स्पीडोमीटर की सुई 160 पर गई थी, तो वो 160 पर जिस समय गई थी आपको दिखाई दी थी वो आपकी एक्चुअल स्पीड थी। तो उस समय 160 थी और आपकी स्पीडोमीटर की सुई जो है 0 पर भी तो थी, वो उस समय आपकी एक्चुअल स्पीड थी। तो एक्चुअल स्पीड जो है किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर निकलती है और वो चेंज होती रहती है लगातार, ठीक है। और जो हम हिसाब किताब जोड़कर निकालते हैं ना, वो औसत निकालते हैं, हमेशा एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तात्क्षणिक वेग ही एक्चुअल वेग होता है अभिक्रिया का। तात्क्षणिक वेग में हमने क्या पढ़ा, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। किसी निश्चित क्षण पर परिवर्तन कितना हुआ है। अब नोट में हमने यहाँ समझा है कि तात्क्षणिक वेग ही अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। अगली बात कर रहे चलो, अब हमारे पास है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को। सबसे पहले है अभिकारकों की सांद्रता। बहुत सिंपल है, एकदम समझ में आ जाएगा, वैसे फ्रेश वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है। सबसे पहले है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक माने रिएक्टेंट्स, जिन्हें कुछ बच्चे कहते हैं क्रियाकारक, ठीक है। आप क्रियाकारक कह दो, अभिकारक कह दो, रिएक्टेंट्स कह दो, एक ही बात है। तो यदि किसी केमिकल रिएक्शन में आप अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दोगे ना, तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा, पक्की बात है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर रिएक्शन का स्पीड हमेशा बढ़ता है, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी बात है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लो घर में खाना बनाने वाली आपकी केवल मम्मी है, आपकी मम्मी, आपकी मॉम, आपकी माँ खाना बना रही है, तो वो उसके खाना बनाने की स्पीड जो होगी हमारी माँ की वो कम होगी, ठीक है। मतलब शायद ऐसा हो कि 1 मिनट में 1 रोटी तैयार करें या 2 मिनट में 1 रोटी तैयार करें। और यदि वहाँ खाना बनाने वाले 2 महिलाएं आ गई या 2 आदमी खाना बना रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी नहीं, रोटियां बनने की स्पीड बढ़ जाएगी। और यदि 3 आदमी काम करेंगे तो रोटियां बनने की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। किसी भी काम को एक आदमी करता है या फिर आदमी करने वाले बढ़ जाते हैं, इसका मतलब अभिकारक बढ़ जाते हैं। तो अभिकारकों के बढ़ने से क्या होता है, रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाओगे तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा, पक्की बात है। कैसे बढ़ेगा, फ्रेश वीडियोस में मैंने आपको सारी बातें समझा रखी हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 2 पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हम करेंगे किसी ठोस अभिकारक के लिए। यदि द्रव अभिकारक या गैसीय अभिकारक हो, यानी ऐसा रिएक्शन हो जो लिक्विड हो जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, या ऐसा रिएक्शन हो जिसमें गैसियस स्टेट में हो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो वहाँ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना मायने नहीं रखता। पृष्ठीय क्षेत्रफल मायने रखता है कि यदि आपके जो अभिकारक हैं वे ठोस अवस्था में, तो मान लो आपके पास एक तो अभिकारक ये है ए और एक तो अभिकारक ये है बी, इन दोनों अभिकारकों को आपस में रिएक्शन करनी है। तो यदि आपने इन्हें दोनों को बर्तन में डाल दिया और ये बर्तन में इतना टच कर रहे एक दूसरे को, इतना, सिर्फ यहाँ टचिंग एरिया इनका ये है, स्पर्श करने का स्थान सिर्फ इतना है, तो रिएक्शन तो यहीं होगी। इस पूरे हिस्से में और इस पूरे हिस्से में रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन केवल वहीं होगी जहाँ ए और बी एक दूसरे को स्पर्श कर पा रहे हैं, एक दूसरे के टच में आ पा रहे हैं। और यदि मैं कह दूँ कि ऐसे टच करें, तो अब इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो एक दूसरे के संपर्क में आ रहा है वो बढ़ गया है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक दूसरे के संपर्क में आने वाला जब बढ़ेगा तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। यदि मैं कहूँ कि यार ऐसे ये एक दूसरे को टच कर दें, तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो एक दूसरे को टच कर रहा है, टचिंग एरिया इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण रिएक्शन का स्पीड भी इंक्रीज होगा।
और यदि मैं यार ऐसा करूं कि ये जो A है ना, इसे पीस का इसका पाउडर बना दूं पीसने के बाद, और इसे भी पीस के इसका भी पाउडर बना दूं, यदि मैं इन दोनों का पाउडर बना दूंगा ना, तो पाउडर बनाने से क्या होगा, अब दोनों के पाउडर बन गए, A के भी और B के भी, दोनों के पाउडर को मिला दो आपस में। अब मिलाने के बाद मुझे यूँ बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो एक दूसरे के टच में आ रहा है, वो एरिया तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और जब एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो पक्की बात है रिएक्शन का स्पीड भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला कारक है, जो फैक्टर है, ये केवल जब एप्लीकेबल होता है जब आपके जो अभिकारक हैं वे ठोस अवस्था में हों। कौन सी अवस्था में हो, ठोस। या फिर मैं इस चीज़ को एक दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ। मान लो मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है, बड़ा सा, उसमें मैंने आग लगा दी और देखा कि यार वो लकड़ी का टुकड़ा जलने में 1 घंटा ले गया। अब मैंने क्या करा, उस उतने ही बड़े लकड़ी के टुकड़े को एक एक मशीन के द्वारा उसमें बदल लिया है पाउडर में, पाउडर कह दो या फिर यूँ कह दो कि बुरादे में बदल लिया, बुरादा, लकड़ी का बुरादा आपको पता है, और उस बुरादे में आग लगाओ आप, तो बुरादा क्या 1 घंटे में जलेगा? नहीं। यदि वो लकड़ी 1 घंटे में जली है तो बुरादा तो शायद 10 मिनट में ही जल जाएगा। इसका कारण ये है कि लकड़ी के टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम था, पर जब आपने उसे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, उसे बुरादे में बदल दिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने बढ़ा दिया। और जब आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो रिएक्शन का स्पीड तो बढ़ ही जाएगा, पक्की बात है। या इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लो आपके मम्मी पापा जो है, या फिर आपके बड़े भाई बहन, या फिर दादा दादी, नाना नानी, कभी किसी ना किसी को आपने ऐसे करते हुए देखा होगा कि वे बादाम को, काजू को, या ड्राई फ्रूट्स जो हैं, बादाम को पीस कर आपको देते हैं खाने के लिए कि इन्हें पीस के खाओ। यदि आप बादाम को साबुत खाओगे ना तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, और यदि आप उसे पीस के खाओगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है। छोटे बच्चों को जो दवाई दी जाती है ना, वे या तो कोलाइडल फॉर्म में दी जाती हैं या पीस कर दी जाती है। उसका रीज़न ये है। ठीक है। हालांकि कुछ आदमी ऐसा भी मानते हैं, और ऐसा हो भी सकता है कि शायद छोटे बच्चे गोली को नहीं निगल सकते हैं, इसलिए उन्हें पीस के दी जाती है। पर पीस के देने से और भी फ़ायदा है। उन्हें सिरप क्यों दिए जाते हैं ज़्यादा? क्योंकि सिरप ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, वे कोलाइडल स्टेट में होते हैं, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो साफ बात है, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, इन एग्जाम्पल से एक ही बात स्पष्ट होती है कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, अभिकारक होगा, तो रिएक्शन का स्पीड ऑब्वियसली फास्ट होगा। ठीक है। यानी, और एक बात मैंने पहले भी बता दी और अब भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो कंडीशन है केवल तब अप्लाई होगी जब आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वे सॉलिड स्टेट में हो, ठोस अवस्था में हो, अभिकारक। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3, तीसरा फैक्टर क्या है? उत्प्रेरक। देखो, उत्प्रेरक के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि उत्प्रेरक किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है। पर आपको इस तरीके से ना समझ गए, इस तरीके से समझना है कि ये जो उत्प्रेरक होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक उत्प्रेरक और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। यदि आप धनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग करोगे तो धनात्मक उत्प्रेरक रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देगा और ऋणात्मक उत्प्रेरक रिएक्शन के स्पीड को घटा देगा। अब सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर धनात्मक उत्प्रेरक रिएक्शन के स्पीड को क्यों बढ़ाता है? तो इसका जवाब पता क्या है? इसका जवाब है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में आप धनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हो या पॉजिटिव कैटेलिस्ट का यूज करते हो, तो वो धनात्मक उत्प्रेरक रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा घट जाती है ना, तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। सक्रियण ऊर्जा घटेगी तो रिएक्शन का वेग बढ़ेगा, पक्की बात है। तो धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को घटा देगा और सक्रियण ऊर्जा घटेगी तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। और यदि हम ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करें तो ऋणात्मक उत्प्रेरक रिएक्शन के स्पीड को इसलिए घटा देते हैं क्योंकि ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है और उसमें आपने ऋणात्मक उत्प्रेरक डाल दिया, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा? सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देगा। और जब सक्रियण ऊर्जा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? रिएक्शन का स्पीड ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ये बिल्कुल फैक्टर को, यदि इस फैक्टर को आपको समझना है, इस कारक को समझना है उत्प्रेरक के,
तो मैं एक दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण यहाँ ले सकता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लो बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है पीएचडी। यदि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन छोड़ो, पीएचडी नहीं है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन, तो जब ग्रेजुएट आप हो जाओगे तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमने देखा यार 2021 में बैंक में वैकेंसी निकली और 10 लाख फार्म भरे गए। क्वालिफ़िकेशन क्या थी? क्वालिफ़िकेशन थी, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन थी ग्रेजुएशन। ठीक है, 10 लाख फॉर्म भरे गए। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अगले साल कह दिया कि यार बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो पीएचडी चाहिए। तो बताओ क्या इस बार जब इन्होंने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, न्यूनतम अर्हता कितनी कर दी, पीएचडी, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन पीएचडी करने से क्या हुआ कि क्या इस बार भी 10 लाख फार्म भरे जाएंगे? नहीं, पक्की बात है, क्योंकि उन्होंने लेवल हाई कर दिया। ऐसा मैं कहूँगा कि उन्होंने सक्रियण ऊर्जा बढ़ा दी। वो बैंक में फार्म भरने वाली जो रिएक्शन थी, उस रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा उन्होंने बढ़ा दी। यानी अब पीएचडी करने वाले बच्चे तो बहुत कम हैं, तो फॉर्म बहुत कम भरे जाएंगे। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि यदि आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इंक्रीज करोगे तो फॉर्म कम फिलअप होंगे, फॉर्म कम भरे जाएंगे। ऐसे ही करता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है, और जब सक्रियण ऊर्जा बढ़ेगी तो रिएक्शन का स्पीड तो अपने आप ही घट जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊर्जा तक अभिकारक के अणु नहीं पहुंच पाएंगे, अपनी ऊर्जा इतनी नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत कम अणु ही होंगे जो उतनी हाई सक्रियण ऊर्जा तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे। और यदि मैं कहूँ कि यार बैंक में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन कर रखी थी, पर अब आपने कर दी 10वीं। यदि आपने 10वीं कर दी मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो बताओ इस बार भी 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे क्या? नहीं, इस बार 50 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। 10वीं पास आउट करने वाले बच्चों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है कि रिएक्शन के जो सक्रियण ऊर्जा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसे घटा देता है। और जब सक्रियण ऊर्जा को घटा देगा तो उस घटी हुई सक्रियण ऊर्जा तक तो बहुत सारे अभिकारक के अणु बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारे अणु केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन में आप धनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हो तो वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। क्यों बढ़ा देता है, क्यों घटा देता है, ये सारी बात डिपेंड करती है सक्रियण ऊर्जा को किसने बढ़ाया है, किसने घटाया है। ठीक है। नंबर 4, चौथा फैक्टर हम बात करेंगे प्रकाश की। बहुत सी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में उनका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे H2 + Cl2 = 2HCl, इसका स्पीड भी प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाता है। और ताप, अब बात करेंगे हम ताप की। ताप की यदि हम बात करें, वैसे तो आर्हीनियस ने भी इसके बारे में बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है, पर आर्हीनियस के अनुसार ही मैं चलूँगा, थोड़ा ध्यान से समझना। आपको पता है कि हर एक रिएक्शन को एक मतलब चलने के लिए एक मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। यदि आप किसी केमिकल रिएक्शन में जिस बर्तन में हो रही है उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो अभिकारक अणु है ना, वे गर्म होते हैं, और जब गर्म होते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अणु सक्रियण ऊर्जा तक पहुंच पाते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा अणु सक्रियण ऊर्जा तक पहुंच पाते हैं या उससे ऊपर चले जाते हैं, ज़्यादा ऊर्जा को रख लेते हैं अपने पास या इकट्ठा कर लेते हैं, तो रिएक्शन का स्पीड तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही। जब गर्म करने पर ज़्यादा से ज़्यादा अणु अपनी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा तक लेकर जाएंगे या उससे ज़्यादा कर लेंगे, तो क्या होगा, रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्टिव अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो सीधी बात है, ताप बढ़ाने पर रिएक्शन का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि यार ठंडे पानी में आप चीनी घोल दो और गर्म पानी में चीनी घोल दो, तो बताओ गर्म पानी में ज़्यादा नहीं घुलेगी क्या, जल्दी नहीं घुलेगी क्या चीनी? गर्म पानी में कोई भी विद्युत अपघटय या कोई भी घुलनशील पदार्थ ज़्यादा घुलेगा, ठीक है, ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा मात्रा में। इसीलिए बहुत सारी मेडिसिन्स डॉक्टर कहते हैं कि यार गर्म पानी के साथ लेनी, आपको ध्यान रखना, जिससे उनका इफेक्ट बढ़ जाए, वे जल्दी डिज़ोल्व हो जाएं।
ठीक है। तो ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे वेग नियम। देखो वेग नियम एक कमाल की चीज़ है। वेग नियम से पहले हमने क्लास 11th में एक पढ़ा था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, गुलबर्ग और वागे का। नॉर्वे के वैज्ञानिक थे ना ये दो, गुलबर्ग और वागे ने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम दिया था, जो एक सैद्धांतिक नियम था, थ्योरेटिकल रूल था, उसका कोई लेना देना नहीं था वास्तविकता से। और वेग नियम का वास्तविकता से लेना देना है। मतलब हम वेग नियम जब निकाल रहे हैं ना किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, देखो क्या लिखा है, पहले देखते हैं। वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। यानी हम प्रैक्टिकल लैब में जाकर देखेंगे कि अभिकारक ए की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाता है, अभिकारक बी की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाता है। इस तरीके से हम एक एक अभिकारक की सांद्रता दुगनी करके या उसे कुछ कितने गुनी, कुछ भी कितना दुगनी कर लो, 1.5 गुना कर लो, 2.5 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, वो आपके ऊपर है। तो आपको देखना है कि सांद्रता अभिकारक की बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ता है। तो इस प्रयोग को करके और आप फिर जैसे मान लो ये समीकरण है, मान लो ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है AA + BB = प्रोडक्ट। इसके लिए यदि आपने अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग निकालना है तो आपने निकाला K तो कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक जिसे कहते हैं। A के कंसंट्रेशन की घात कितनी लगाई है, x। ये x कहाँ से आया, ये x उस प्रयोग से आया जहाँ प्रयोग आपने लैब में जब करा था। A की सांद्रता दुगनी करने पर वेग कितने गुना बढ़ा था, उस प्रयोग के आधार पर यह घात x आई है, ठीक है। और B के सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता की घात या कंसंट्रेशन की घात कितनी आई है, y, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर A के सांद्रता की घात A होनी चाहिए क्योंकि A के A मोल हैं। भाई रिएक्शन में भले ही कुछ भी लिखा हुआ हो, ये तो लिखा हुआ है। और आपने लैब में जब आप जाते हो तो A की सांद्रता दुगनी करने पर यदि वेग 2 गुना हो जाता है तो यहाँ घात 1 लगेगी। A की सांद्रता दुगनी करने पर यदि वेग 4 गुना हो जाता है तो यहाँ घात 2 लगेगी। समझ में आ रही बात। A की सांद्रता दुगनी करने पर यदि वेग 8 गुना हो जाता है तो यहाँ घात 3 लगेगी। तो इस तरीके से ये x और y घात लगती हैं। लैब में जाकर हमें चेक करना पड़ता है प्रयोगशाला में कि A की सांद्रता दुगनी करने पर वेग कितने गुना हुआ है। पर हाँ एक बात तो है, कभी कभी पता क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो x का मान है ना, ये A के मान के बराबर होता है। A और x बराबर हो सकता है, B और y बराबर हो सकता है, ठीक है, पर जरूरी नहीं कि हो। वास्तविकता का पता तो लैब में जाकर ही चलेगा, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो पता चल गया आपको वेग नियम क्या है। वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। यानी प्रैक्टिकल लैब में जाके हम चेक करते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करती है। उसके बाद हम बात करेंगे वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग की। वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, आप इस फार्मूले को देखो जरा। यह अभिक्रिया की दर है, यह वेग स्थिरांक है, ये A का सक्रिय द्रव्यमान की घात x और B की सक्रिय द्रव्यमान कह दो या सांद्रता कह दो घात y। यदि मैं कह दूं कि यार A और B ये जितने भी अभिकारक हैं इनकी सांद्रता एकांक हो जाए या इकाई हो जाए, तो 1 की घात x बराबर 1 और 1 की घात y बराबर 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया की दर ही K के बराबर यानी वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगी। तो यदि किसी केमिकल रिएक्शन में अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो, इकाई हो या एकांक हो, तो इनकी सांद्रता इकाई होने पर जो अभिक्रिया की दर होती है ना, वही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। तो वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग या इसका प्रदर्शन किससे करते हैं हम, K से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसकी क्या परिभाषा हुई, प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होने पर, देखो मैंने कहा कि A और B की सांद्रता इकाई होनी चाहिए, प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होने पर अभिक्रिया की दर ही वेग स्थिरांक कहलाती है। यदि ये दोनों एक एक हो गए तो अभिक्रिया की दर ही वेग स्थिरांक के बराबर होगी। ये परिभाषा सबके याद होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं वेग स्थिरांक की इकाई। भाई वेग स्थिरांक की इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपको एग्जाम में, ध्यान रखना बिल्कुल, इसमें से क्वेश्चन आएगा।
वेग स्थिरांक की इकाई निकालने का तरीका पता क्या है? मोल प्रति लीटर की घात 1 - n सेकेंड इनवर्स। और यदि गैसीय अभिक्रिया है तो ATM की घात 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ n का पता होना चाहिए आपको क्या है। जहाँ n का मतलब क्या है? अभिक्रिया की कोटि। तो यदि आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया तो n की जगह शून्य लिख दो आप, आपको मिल जाएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या मात्रक होता है। ठीक है, और यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो n की जगह 1 लिख दो, और यदि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो n की जगह 2 लिख दो, और यदि तृतीय कोटि की अभिक्रिया है तो n की जगह क्या लिख दो? 3। देखो वेग का मात्रक तो सबको पता है, वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पर वेग स्थिरांक के मात्रक में रट्टा मारते हैं बच्चे, रटते हैं कि यार शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस चीज को याद रख लो। ये तो है द्रव अभिक्रिया, ये है गैसीय अभिक्रिया, और आप सिर्फ इतनी बात देख लो कि आपको जिस अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है उसकी कोटि कितनी है। यदि उसकी कोटि 0 है तो n की जगह आप 0 रख दो। 0 रखोगे तो 1 में से 0 गया 1, तो मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग का तो सबके लिए एक जैसा ही होता है भाई, वेग का मात्रक तो चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे द्वितीय की हो, चाहे तृतीय की हो, वेग का मात्रक तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगा। दिक्कत कहाँ आती है? वेग स्थिरांक के मात्रक निकालने में। तो वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने के लिए इस फार्मूले को यूज करोगे आप। n का मतलब मैंने बता दिया अभिक्रिया की कोटि है, ये तो द्रव अभिक्रिया, ये तो गैस अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि की। अब ये कोटि के बारे में अभी तो ऊपर बात करी, वैसे आपको पता होगा कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है और उस पहले तो इस परिभाषा को पढ़ते हैं, चलो क्या है। अभिक्रिया की दर समीकरण अर्थात वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग। एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है AA + BB = प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया के लिए यदि हम वेग नियम निकालते हैं तो R = K इंटू A के कंसंट्रेशन की घात X इंटू B के कंसंट्रेशन की घात Y। तो जो यहाँ सांद्रता पदों की जो घातें हैं ना वेग नियम में, इन घातों को जोड़ दो x + y। तो ये जो x + y है, ये x + y अभिक्रिया की क्या होगी? कोटि होगी। ये x + y अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अभिक्रिया की दर समीकरण अर्थात वेग नियम में, ये दर समीकरण है, वेग नियम है। अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग, सांद्रता पदों की घात x और y हैं, इनका योग, इसे ही कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। और ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। वैसे अभिक्रिया की कोटि को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है कि अभिक्रिया की कोटि का मतलब ये होता है कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में आपको चेक करना है कि कितने अणुओं की सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। जितने अणुओं की सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है उन अणुओं की संख्या को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। या फिर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि जिन अणुओं की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उन अणुओं की संख्या को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। जैसे मैं कहूँ कि एक परिवार में 5 आदमी है, 5 में से खाना खाने की अभिक्रिया चलती है डेली, सुबह दोपहर शाम, पर उस खाना खाने की अभिक्रिया का क्वालिटी वो कितनी स्पीड से चलेगी, कितना अच्छा खाना हम उन्हें मिलेगा, वो शायद एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है जो घर का मुखिया है। वो मुखिया काम करता है, पैसे कमा कर लाता है, जिससे सबको अच्छा खाना मिलता है। और यदि उस एक मुखिया ने काम करना बंद कर दिया तो खाने की क्वालिटी घट जाएगी, पक्की बात है। और खाने शायद ऐसा हो कि 3 टाइम खाना ना मिले। तो खाना खाने की अभिक्रिया में हिस्सा तो ले रहे हैं 5 लोग, पर वो अभिक्रिया किसी एक के द्वारा प्रभावित हो सकती है जो कमाने वाला है घर में। तो मैं कहूँगा कि उस अभिक्रिया की आणविकता तो 5 है क्योंकि 5 आदमी खाना खा रहे हैं, पर वो खाना खाने की प्रोसेस किसी एक के ऊपर डिपेंड कर रही, तो मैं कहूँगा कि उसकी कोटि 1 है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिन अणुओं की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, या जिन अणुओं की सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है, या अभिक्रिया के चलने के दौरान जिनकी सांद्रता बदल जाती है। ठीक है, और वैसे वेग नियम से आप ऐसे निकाल सकते हो कोटि को। इसमें जो सबसे पहले हमारे कोर्स में है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया।
देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब ये है कि इनकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर इनका वेग निर्भर नहीं करता। जैसे एक रिएक्शन है H2 + Cl2 = 2HCl, यहाँ तीर के ऊपर लिखा हुआ है सनलाइट hν, सूर्य का प्रकाश। तो इसका रिएक्शन का स्पीड ना तो H2 की ना तो Cl2 की सांद्रता पर निर्भर करता है, सनलाइट पर डिपेंड कर रहा है। सनलाइट की इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ऐसे ही 2NH3 = N2 + 3H2, ये दोनों में से कोई सा भी एक उत्प्रेरक आप यूज़ कर सकते हो, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और ये 2N2O = 2N2 + O2 भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के ये 3 एग्जाम्पल आपको याद करके जाने हैं बिल्कुल। उसके बाद कुछ लक्षण है शून्य कोटि की अभिक्रिया के, इन्हें भी देख लो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ये आपको याद रखना है, वैसे आप निकाल सकते हो, ऊपर मैंने आपको बताया था। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण या वेग का व्यंजक क्या है, k = x/t। ठीक है, x/t। x का मतलब पता है आपको, सांद्रता। ठीक है, सांद्रता कह दो, या वियोजन की मात्रा भी कह सकते हो, सांद्रता में परिवर्तन भी कह सकते हो, कितना परिवर्तन हुआ है t समय में। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल t½ = A0 का कंसंट्रेशन अपॉन 2k। A0 का मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता, और k आपको पता है वेग स्थिरांक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया नाम से ही आपको पता चल रहा, इनकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, या अभिकारक की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग। एग्जाम्पल, ये रिएक्शन है 2N2O5 = 4NO2 + O2। इसमें जो है ना अभिक्रिया का दर यदि आप निकाल लोगे तो N2O5 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 1 आएगी, यदि लैब में जाके आप इसे करके देखोगे। एक घात पता क्यों आई? एक घात इसलिए आई कि जब लैब में जाके हमने करके देखा, N2O5 की सांद्रता दुगनी करी तो अभिक्रिया का वेग भी दुगना हो गया। N2O5 की सांद्रता 3 गुनी करी तो अभिक्रिया का वेग भी 3 गुना हो गया। 4 गुना करने पे अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो गया। तो जितने गुना आप N2O5 की सांद्रता बढ़ाते हो, अभिक्रिया का वेग भी उतने ही गुना बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ घात 1 लगाई है। मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार इस समीकरण को देख लो और समीकरण में 2 अणु हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब इसकी कोटि 2 होगी। नहीं, परिवार में 5 सदस्य हैं तो जरूरी नहीं कि पांचों के पांचों ही कमा के ला रहे होंगे, इसलिए खाना खा रहे हम। ठीक है, तो यहाँ आणविकता एक बार को आप 2 कह सकते हो, पर कोटि तो प्रयोगशाला में जाके ही पता चलती है कितनी है, इसलिए इस संख्या के ऊपर ज़्यादा विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो यहाँ तो देखो, यहाँ 2 अणु हिस्सा ले रहे पर कोटि तो 0 है, यहाँ 2 अणु हिस्सा ले रहे पर कोटि तो 0 है, यहाँ 2 अणु हिस्सा ले रहे पर कोटि तो 0 है। यानी अभिक्रिया की कोटि तो लैब में जाके ही पता चलेगी। एक एक अभिकारक अणु की सांद्रता दुगनी करके देखना पड़ेगा कि अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाता है। इसी तरीके से यह है, यह हमारे पास क्या है, सुक्रोज, और इसे पानी में घोल दिया, एक ग्लूकोज बन गया, एक फ्रक्टोज बन गया। तो इसमें भी अभिक्रिया की दर केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, घात 1 लगाई हमने। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, k का मात्रक, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, या मिनट इनवर्स या घंटा इनवर्स कह सकते हो आप इसे। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, जो समाकलित वेग समीकरण है, जिसका डेरिवेशन भी आपको करवा रखा है, k = 2.303/t log⁻10 a/a-x। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान रखना। k क्या है, वेग स्थिरांक। t क्या है, समय। कौन सा समय? वो समय जिसमें प्रारंभिक सांद्रता a-x सांद्रता तक घट गई है। ये a प्रारंभिक सांद्रता है, a प्रारंभिक सांद्रता है, x है वियोजन की मात्रा। ठीक है, या वियोजन का प्रतिशत, कितने प्रतिशत रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, या रिएक्शन का कितना भाग पूरा हो चुका है। और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का फार्मूला सबके याद होना चाहिए, ये वाला t½ = 0.693/k। k तो पता है ना, वेग स्थिरांक। अच्छा ये देखो, यहाँ नीचे लिख दिया मैंने, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता n गुना बढ़ाने पर वेग भी n गुना बढ़ जाता है। सांद्रता जितनी बढ़ाओगे वेग उतनी गुना बढ़ जाएगा, ये बात अभी ऊपर बताई थी ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये हमने क्या किया है, हमने रासायनिक बल गतिकी का
पहला वीडियो या पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको रासायनिक बलगतिकी का सेकंड पार्ट पूरा करा दूंगा, ये वाला, ठीक है, ये करा दूंगा अगले वीडियो में, ये कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। बस अपनी मेहनत और ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और हैंड रिटन नोट्स बनाने की हमेशा कोशिश करा करो यदि ज़िंदगी में सफल होना है तो। मेहनत का फल मीठा होता है, पक्की बात है, भले ही उसमें देर लगती हो, वो देर से मिलता है पर मीठा होता है मेहनत का फल, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।